सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस और यूपी पीसीएस डेली न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। प्राय विद्यार्थियों, जैसा कि सर्वविदित है कि हम लोग यूपी पीसीएस तथा आरओ जीएस का क्रैश कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं। उसके तहत हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने दे दिया है, एक चैप्टर पढ़ाया था। आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जीएस का, तैयारी के दौरान सबसे पहले यही तैयार होता है। एक सरल प्रकृति का विषय है, लेकिन कभी कभी बहुत गंभीर प्रकृति के प्रश्न आ जाते हैं और आपसे एक गहन कॉन्सेप्ट की मांग भी करता है और आपके लिए रुचिकर विषय है। इसके तहत हम लोग आज शुरू करेंगे। जनरली पॉलिटी में लोग जनरली उद्देशिका या प्रस्तावना नहीं, प्रियम्बल से प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब संविधान बनेगा तभी प्रियम्बल पढ़ा जाएगा, तभी प्रियम्बल का अध्ययन हो सकता है। तो सबसे पहले लोग संविधान तो बना लें, इसीलिए मैं पहला चैप्टर लेता हूं संविधान का निर्माण। हालांकि एक टफ चैप्टर माना गया है और लोग इसको बताने में थोड़ी सा झिझकते भी हैं। हम इसको पहले यही शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसी को पहला चैप्टर लेते हैं, संविधान का निर्माण। संविधान क्या है, कैसे बना, क्या परिस्थितियां थी कि दुनिया के सबसे साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन ने भारत को एक भाग्य विधान संविधान देने के लिए तैयार। जिस ब्रिटेन के लिए कहावत था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, क्योंकि पश्चिम से लेकर पूरब तक उनका साम्राज्य था दुनिया के 1/4 भूभाग पर, वह ब्रिटेन भारत को, अपने सबसे बड़े उपनिवेश को एक संविधान देने के लिए कैसे तैयार हुआ, यह एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। भले ही ये परिस्थितियां मानती हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद कमजोर हो गया था, लेकिन परिस्थितियां यह भी बताती हैं कि ब्रिटेन अपने सबसे बड़े उपनिवेश को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं। इसीलिए उसने साम दाम दंड भेद सब लगाए, बल्कि उसने तो अंतिम चरण में यह भी कर दिया, स्टैंड स्टील एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट में दस्तखत करके, कि बहुत सारे रियासत जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं वो यथास्थिति बनाए रखें। यानी वो अखिल भारतीय राज्य से स्वतंत्र रह सकते हैं। यानी भारत को कई टुकड़ों में बांटने का ये अंग्रेजी साजिश था। धन्य हो मां भारती के सच्चे सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके वजह से आज एक अखिल भारतीय राज्य हम देख रहे हैं। ये उन्हीं की देन थी। बना कैसे संविधान, यह जानना जरूरी है। ठीक है, वो चीजें हम लोग जब पढ़ाई करेंगे बहुत सारे तथ्य आएंगे, हम लोग पूरे चीजों को देखा जाएगा और उतना एक छोटे से लेक्चर में देखिए, ये एक अथाह समंदर है सिविल सेवा का। कोई ये नहीं कह सकता कि 1-2 दिन में, 1 महीना 2 महीना हम सब बता सकते हैं। त्वरित अध्ययन कराना हमारा उद्देश्य है और जो नए विद्यार्थी हैं उनके नयापन को दूर करना, ताकि वो जब पढ़ेंगे पूरे विषय को थारोड़े तो उनको लगेगा भैया कि मैं पढ़ चुका हूं। यही हमारा यहां उद्देश्य है, बताना आपको। संविधान एक ऐसा विधान होता है, किसी देश का ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता, कानून का अंतिम स्रोत होता है। यानी अगर कहीं कुछ लाभ कमजोर पड़ जाए तो संविधान बताएगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये कानून का अंतिम स्रोत भी होता है और न्यायालय को इसका संरक्षक बनाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में बहुत पहले एक स्वराज विधेयक पेश किया था 1895 में। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में उसमें संविधान का मांग किया था। ये पहली मांग थी। अंग्रेज चूंकि इस समय साम्राज्य के उत्कर्ष पर थे, उन्होंने अनसुना कर दिया। इसके बाद फिर मांग बढ़ती चली गई। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किया, वो भी दरकिनार कर दिए। लगातार, क्योंकि भाई अमेरिका तो दुनिया का पहला स्वतंत्र राष्ट्र था, लोकतंत्र राष्ट्र था, उसने संविधान का सबसे पहले निर्माण किया था, तो उसका प्रभाव तो हर देश में पड़ ही रहा था ना। भारत में भी उसकी मांग चल रही थी। अंग्रेज सबको अनसुना कर रहे थे। 1939 में
जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों को कई मोर्चों पर युद्ध करना पड़ा। अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। उससे तो अंग्रेजों को लग गया कि भारत का हर तबका जो अभी तक हमारा समर्थक है वो भी हमारे विरोध में हो गया। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी विदेश सिंगापुर पहुंचकर आईएनए की स्थापना कर चुके थे। वो भी अंग्रेजों को डरा रहा था कि सेना जो हमारी समर्थक थी वो भी कहीं ना कहीं विद्रोही हो रही है। फिर आगे चल के नेवल विद्रोह जो भारत में प्रारंभ हो गया, नेवी का विद्रोह, वो भी अंग्रेजों के मन में भय पैदा। बहुत सारी चीजें ऐसी एक साथ घट रही थी, घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी कि अंग्रेजों को लगा भारत छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाए या ना जाए, नाटक तो कर सकते हैं। और उसी नाटक के लिए उन्होंने 1940 के दशक से 40 से ही प्रारंभ किया भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन वो साथ साथ भारत की समस्या को संवैधानिक से ज्यादा सांप्रदायिक दिखा रहे थे कि भारत की समस्या संवैधानिक कानूनी कम है, सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान ज्यादा है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा, 42 में क्रिप्स मिशन भेजा, 45 में वेवेल योजना भेजा। लगातार अंग्रेज संवैधानिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ियल रवैये, मोहम्मद अली जिन्ना के धूर्तता और मक्कारी ने अंग्रेजों के समस्त प्रस्तावों को रद्द करते चले। जो जिन्ना नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, जो जिन्ना हो सकता है इस्लाम का क ना जानते हो, वह मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम के नाम पर देश को विभाजित करवा दिया, अलग करवा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की मैं ऑटोबायोग्राफी बता रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल जो बताया वो पाकिस्तान का निर्माण बताया। ऐसा क्या हो गया कि जिस जिन्ना ने अपने धूर्तता और मक्कारी से भारत को विभाजित करवा दिया, भारत की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया, वह मोहम्मद अली जिन्ना अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा कि मेरा सबसे बड़ा भूल पाकिस्तान का निर्माण है। लेकिन भाई वो यह भूल कर रहा था क्योंकि उसे तो एक ऐसा राष्ट्र चाहिए था जहां उसी की चलती हो। मुसलमानों की चलती ना चलती अलग की बात है, लेकिन उसकी चलती हो। तो अंग्रेज जितना प्रयास कर रहे थे सब खराब, सब जो है बेकार होता चला जा रहा था। अंग्रेजों ने कहा नहीं, एक अंतिम प्रयास कर लेता हूं। 1946 में अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफोर्ड किस इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत आया, लोगों से बात किया। उसने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को इनकार कर दिया। उसने कह दिया भैया दो राष्ट्र की संभावना नहीं है, एक अखिल भारतीय राज्य की स्थापना की। और उसने भी कहा कि भारत के एक संविधान का निर्माण होगा जिससे अखिल भारतीय राज्य की संचालन होगा, और उस संविधान का निर्माण करेगा एक संविधान सभा। और ये वही संविधान सभा है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित जिसने आज के भारत के संविधान का निर्माण किया है। यानी भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा ने किया। तथ्य यह था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 जो है वो देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर से होने थे। ठीक है। जुलाई का समय आते आते 1946 तक संविधान सभा का चुनाव हुआ। माना गया नवंबर तक संविधान सभा गठित हो गई। 9 दिसंबर 1946 को वह पावन दिवस आया जब सैकड़ों वर्षों की गुलामी, हजारों वर्षों के विदेशी शासन से एक दुनिया का पहला सभ्य देश, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति अपने भाग्य विधान निर्माण के लिए यानी संविधान के निर्माण के लिए बैठने जा रही थी। और वह तिथि था 9 दिसंबर 1946। इस तिथि को संविधान सभा के सभी सदस्य बैठे संविधान के निर्माण के लिए। तथ्य हुआ कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय वरिष्ठतम सदस्य थे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उन्होंने प्रस्ताव दिया भाई जो वरिष्ठ सदस्य उनके आनर में उन्हीं को इस समय अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। जेबी कृपलानी के संस्तुति पर सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के
उनको जो है संविधान का सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के नाम पर तो कार्यवाही लंबी चल रही थी, बहुत लंबा वर्क था, बहुत जिम्मेदारी का वर्क था। 11 दिसंबर को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है कि यह उद्देश्य या प्रियम्बल का पुरोगामी था, क्योंकि यही आगे चल के प्रस्तावना का रूप धारण करता है जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को नेहरू ने रखा था। संविधान निर्माण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। उस समय इतनी बड़ी जनसंख्या जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से गुलामी भोग रही थी, विदेशी शासन के अत्याचार को भोग रही थी, उनको संतुष्ट करना था। उनकी अपेक्षाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा थी और इनको संतुष्ट करना संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक चुनौती था। इसलिए तय हुआ कि भाई हर विषयों पर अलग अलग विचार विमर्श भी किया जाए, लोगों का एक समूह बना दिया जाए जिनको समिति कहा जाए और इन्हीं समितियों को प्रमुख काम, किसी को मौलिक अधिकार काम दिया जाए, किसी को अल्पसंख्यक का काम किया जाए, किसी को संचालन का काम कर दे दिया जाए, किसी को परामर्श, तमाम किताब की कार्य जो है अलग अलग समितियों को देते चला जाए। यानी संविधान सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी और समितियों का सबसे महत्वपूर्ण रोल था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस संविधान के निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान जिस समिति का था वो थी प्रारूप समिति और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे भारत के महान विधि विशेषज्ञ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए शायद उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन एक फैक्ट आपको यहां और जानना जरूरी, देखिए हमें जो है वो तथ्य पढ़ना है, क्या कहते हैं, गंभीर तथ्य पढ़ने हैं, जो फैक्ट है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं देखना है। हमें यह देखना कि वास्तविकता क्या था। वास्तविकता यह है कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। वो संविधान के वो भी विधि विशेषज्ञ थे, इसलिए उनको संवैधानिक सलाहकार बना दिया। BN राव से कहा गया कि भैया आप संविधान का खाका बनाकर दीजिए। 60 से अधिक देशों का उन्होंने संविधान का अध्ययन किया और एक खाका प्रस्तुत किया अगस्त 1947 को संविधान सभा के समक्ष, और उनके द्वारा बनाए गए प्रारूप पर, खाका पर विचार विमर्श करने के लिए ही प्रारूप समिति बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी सबसे पहले संविधान का खाका जो है वो किसने बनाया? BN राव ने बनाया और उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य। तो आपको BN राव को भी याद रखना। यह IAS में प्रश्न आ चुका है कि अगस्त 1947 को संविधान का खाका किसने बनाकर दिया, तो चूंकि सभी लोग अंबेडकर रटे हुए थे, सब लोग लगा दिया अंबेडकर, लेकिन उत्तर तो BN राव था। यह IAS का प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अक्टूबर को संविधान का खाका बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और इस खाका पर 3 वाचन हुए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तृतीय वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए संविधान दिवस भी यही बनाया जाता, यानी वह दिन आ गया जब भारत के नीति नियंताओं ने भारत का भाग्य विधान तैयार कर दिया, यानी संविधान तैयार, यानी भारत का जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ। इसलिए इसको 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को क्या माना जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, एडॉप्ट किया गया।
इनैक्ट किया गया एंड गिव अवर सेल्व्स। अब एग्जाम में प्रश्न, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया गया पूर्ण से। 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए जो तत्काल चाहिए था, लेकिन पूरा रूप से लागू नहीं किया। पूरा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाता है? गणतंत्र दिवस। अब देश को, इतने बड़े देश को 2 महीना बिना संविधान के छोड़कर 26 नवंबर 1949 के चीज को हम 26 जनवरी लेके गए। ऐसा क्यों किया गया? इसके लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास था दिसंबर 1929 को कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ लाहौर में रावी नदी के तट पर, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी तय किया गया कि हम अब अंग्रेजों के अंडर से नहीं रहेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। और इसी में तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए। यानी आजादी के बहुत पहले से कांग्रेस 26 जनवरी को क्या मना रही थी? स्वाधीनता दिवस की। अब आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई, या अगस्त की चीज को अगर 26 जनवरी तक ले जाते तब तो भाई इतने दिनों में कुछ भी अंग्रेज कर सकते थे, नहीं देने तैयार होते। यही कारण है कि अब तो देश, लेकिन जब संविधान का निर्माण हो तो देश तो आजाद हो चुका था। इसीलिए 26 नवंबर के 2 महीने टाल दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। अब गणतंत्र क्या है? एक ऐसा देश जिसका सर्वोच्च अधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए। हमारा सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है, हम विधायक सांसद चुनते हैं और विधायक सांसद जाके किसको चुनते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। यानी परोक्ष रूप से हम ही राष्ट्रपति चुन रहे हैं, तो इसलिए वो गणतंत्र हो गया। ठीक है, ये पूरे भारत के संविधान के निर्माण की कथा थी। अब बाकी चीज तो आप समझते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, 11 अधिवेशन हुए, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था 12वां जो 24 जनवरी को हुआ, और उसी 24 जनवरी को अंतिम बार जो बैठा संविधान सभा वो 24 जनवरी को बैठा। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना लिया गया और उसी दिन संविधान सभा अंतरिम संसद में परिवर्तित हो। देखिए ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए ये चीजें जानने के लिए आपको थोड़ी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें कई बार ये पूछा भी है। तो और उसी दिन 284 सदस्यों ने, पूछता बार बार संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान एक सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। ऐसा नहीं था कि संविधान के निर्माण में किसी एक व्यक्ति को अगर हम केवल और केवल इसका वो दे देंगे तो अन्य लोगों के साथ अन्याय भी हो जाएगा। एक सामूहिक परिणाम था और इस सामूहिक परिणाम का ही सबसे बड़ा जो परिणाम निकला वो ये था कि दुनिया का सबसे महान संविधान हमारे समक्ष उपस्थित है, जो जीव मनुष्य से लेकर जीव जंतुओं तक का पोषण कर रहा है। और यही इंडियन कल्चर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी संस्कृति को भारतीय संविधान ने भी अपने, चाहे वो उद्देशिका हो चाहे जो भी भाग हो, सब में उसने परिलक्षित भी किया है। ठीक है ना। तो ये रहा आपके समक्ष संविधान निर्माण की कहानी। ये पहला चैप्टर था। इसी तरह हम लोग त्वरित अध्ययन सारे चैप्टरों का धीरे धीरे करेंगे और कोशिश ये करेंगे गागर में सागर भरे और आपका त्वरित पुनरावलोकन हो और नए बच्चों का नयापन भी दूर हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।